So today we're proceeding with the Unit 5, and the Unit 5, in Unit 5 we're going to cover majority principle rule, then majority rule principle and protection of minority shareholder. These two concepts we will be covering along with the case laws as well. So there are few case laws जो बहुत ही probability है जिनकी आपके एग्जाम में आने की, that we will be covering. So I welcome you all in this session today. And let me remind you that we have already covered 4 sessions on company law with respect to the SCLAT PG exam. And all the notes have been uploaded already till session 5. Today's note also has been uploaded on the site. You can access it at any time. And if you have any problem with any particular concept, you can contact on this number. And otherwise, you can also mail your query. Okay, that query will be immediately be resolved, and the notes and everything will be accessed through this site. Okay, let's proceed further. So in today's session, first we'll be covering majority rule principle. So let us understand what is it, majority rule principle, before I proceed with it. Let me explain you in a very simple and easiest language. Majority rule principle क्या है? See, when we have a company incorporated, then there are certain, let's say there are certain shares. I'll explain you. ये incorporation of a company हो रहा है, ठीक है? तो certain इसमें मान के चलो कि 10 लाख रुपीस के शेयर्स कैश, ये नॉमिनल कैपिटल है. हमने पढ़ा था नॉमिनल कैपिटल क्या होता है. उसमें 10 लाख का नॉमिनल कैपिटल है, ठीक है. पहली बात तो समझने वाली ये बात है कि जो शेयर होल्डर्स है, मान के चलो कि इसमें से 3 लाख रुपए के जो यहाँ जिन शेयर होल्डर से शेयर कैपिटल आया था, 3 लाख रुपए का कैपिटल हो गया ना ये. तो 3 लाख रुपए का जो कैपिटल है और ये जिन शेयर होल्डर्स ने दिए थे, पहली बात तो वो, ठीक है. एंड द रिमेनिंग 7 लाख का जो कैपिटल है वो बाकी शेयर होल्डर्स ने दिए होंगे. यस और नो? ठीक है, वो कुछ XYZ शेयर होल्डर ने दिए, और ये जो बाकी का 7 लाख का शेयर होल्डर है वो कुछ और XYZ प्लस ABC प्लस MNO, इन लोगों ने 7 लाख का कैपिटल पे करा है. तो 3 लाख का जो इसमें कैपिटल है ये आपके माइनॉरिटी हो गए, और आपके 7 लाख कैपिटल वाले जो शेयर होल्डर्स हैं ये सारे मेजॉरिटी हो गए. ठीक है. अब कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो, और उससे पहले भी समझो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जब इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी, जब कंपनी एक इनकॉर्पोरेट होती है तो उस टाइम पे आपके पास 2 चीजें आपको देनी होती हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये आपको कंपनी में आपको कहाँ देना पड़ता है? ये आपको आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में देना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. जहाँ पे कहाँ पे जहाँ पे जिस जगह वो कंपनी रजिस्टर्ड है, वहां के रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को आपको ये देना पड़ेगा. ठीक है, यू विल बी गिविंग इट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि इसमें MOA में आपका मेंशन होता है कि क्या क्या ड्यूटीज आपके डायरेक्टर की रहेंगी, राइट. जो डायरेक्टर्स हैं या फिर मान के चलो जो की मैनेजरल पर्सनल्स हैं, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, कल परसों की क्लास में बताया था सेशन में कि की मैनेजर पर्सनल्स क्या होते हैं. तो जितने भी ये डायरेक्टर की मैनेजर पर्सनल में आता है, ठीक है. तो की मैनेजर पर्सन है या डायरेक्टर है, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, मतलब ये क्या करते हैं, ये कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी रूल्स निकाल सकते हैं, या इनकी ही वोटिंग चल सकती है. किस में चलेगी? वो आपकी कोई जनरल मीटिंग में चलेगी, वो आपकी हो सकता है क्लास मीटिंग में भी चल सकती है, और वो आपका हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में भी हो सकती है. यस और नो? राइट, इनमें ही हो सकती है. अब ये इन मीटिंग में जो भी चीजें पास होती हैं वो सिर्फ मतलब कि KMP पे ही जाता है, KMP ही साइड डिसाइड कर सकते हैं. बट ऐसा तो हो सकता है क्योंकि KMP के पास सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन भी तो कंपनी की होती है, तो KMP तो इंटरनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी कर सकता है. ऑब्वियसली KMP कैन इजीली यूज मिसयूज द इंफॉर्मेशन दैट द KMPs have due to their position.
राइट। उसकी वजह से जैसे मिसयूज ऑफ फंड्स हो सकता है, मिसयूज ऑफ फंड्स नहीं हो सकता। 10 लाख रुपए का जो 7 लाख रुपए का कैपिटल आया है उनके पास, तो उसमें से उन्होंने 3 लाख का कैपिटल मिसयूज कर दिया फॉर सम अदर ऑपरेशन, जिसका टारगेट आपका एमओयू में मेंशन ही नहीं है, जो आपके एमओयू में मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मिसयूज कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को, या इस तरीके के रेजोल्यूशन आ रहे हैं जो वो अपने ही पर्सनल बेनिफिट के लिए उन रेजोल्यूशन का यूज हो रहा है, तो भी एक प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करा जाता है, इन सब चीजों से बचने के लिए जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको मेजोरिटी शेयर होल्डर्स क्या बताए थे इस केस में, majority shareholders are these ones, right? तो जो majority shareholders यहाँ पर हैं, ये majority shareholders will be given the power कि अब आप कोई भी रेजोल्यूशन पास करने में आपका भी वोटिंग राइट आएगा। तो इस तरीके से अब कोई भी कंपनी से रिलेटेड डिसीजन आता है तो वो की मैनेजर पर्सन और मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, मेजोरिटी, इन तीनों का उसमें रोल आता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, तीनों का रोल इसमें आ रहा है, की मैनेजर एंड। तो ये इससे क्या होता है कि जो मिस ऑपरेशन होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, इनसे बचा जा सकता है। और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो अपनी कंपनी में, उस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे होते हैं, राइट। सो उनको अभी जो पैसा किस जगह जा रहा है उससे भी उनको एक प्रोटेक्शन मिलती है, उनको भी क्लैरिटी और क्या मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है, दीज थिंग्स। क्लियर है ये पॉइंट। सो अभी जो है, जो मैंने बताया आपको कि 7 लाख का जो ये जो यही होते हैं मेजोरिटी रूल्स। तो फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले फॉक्स वर्सेस एक्सनडेल, फॉक्स वर्सेस हार्बॉटल, फॉक्स वर्सेस हार्बॉटल का केस था, जिसमें फर्स्ट टाइम पहली बार मेजोरिटी रूल प्रिंसिपल की बात करी गई थी। इस केस को हम डिस्कस करेंगे आराम से। तो पहली बार मेजोरिटी रूल प्रिंसिपल की बात करी गई थी। क्लियर है। अब इसको यहाँ पे समझते हैं, अब आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो हर एक कंपनी में, जैसे मैंने बताया था कि वो मैनेज होती है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मेजोरिटी। और ये जो रूल ऑफ मेजोरिटी हमें मिला है, कहाँ से मिला है, ये अगेन हमें पहली बार ये इंडिया में, और ये एवरी एवरी कंट्री में रूल ऑफ मेजोरिटी फॉलो होता है, एवरी कंट्री, एवरी कंट्री। पहली बात याद रखने वाली है। और आया कहाँ से था, सबसे पहले ये यूके से आया था, फॉस वर्सेस फॉस वर्सेस हार्बर्टल के केस में, यूके से आया था। तो बेसिक फाउंडेशन होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अपना, जो हम कंपनी के इलेक्टेड होते हैं, और उनका एक बहुत ही बड़ा काम होता है, और उनके पास इतनी पावर होती है कि वो डे टू डे टाइम की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। और उनके पास, मैंने बोला कि क्योंकि वो इतने बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पोजिशन पे होते हैं, तो दे कैन ऑल्सो मेक द मिस यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव गैदर्ड ड्यू टू देयर पोजिशन, राइट। अब क्या होता है कि कोई भी नई पॉलिसी, कुछ भी जो परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी होते हैं, उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन होता है, कोई रेजोल्यूशन के थ्रू आता है। और रेजोल्यूशन कहाँ पास होते हैं, वो जनरल मीटिंग में फाइनल पास होते हैं। जो उनमें से वो जो रेजोल्यूशन पास फर्दर कौन करता है, मेजोरिटी मेंबर्स करते हैं, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में इनफैक्ट बताया था, ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, पहले दो तरीके के रेजोल्यूशंस होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस और स्पेशल रेजोल्यूशंस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में आप कोई भी रेजोल्यूशन को 50% वोट प्रेजेंटिंग कोरम, 50% ऑफ दो पीपल उनके साथ पास कर सकते हो। वेराज अगर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है तो 75% लोगों के साथ आपको पास करना पड़ता है इस रेजोल्यूशन को, और समटाइम्स इवन 95%। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, द प्रिंसिपल इज द विल ऑफ, कि जो यहाँ पे है कि मेजोरिटी ऑफ लोगों की अगर बात की मान ली जाएगी, तो ऑब्वियसली इसका मान जाएगा कि कंपनी का ऑपरेशन सही हाथों में चल रहा है। नेक्स्ट आपका है मेजोरिटी रूल। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन, आपका क्वेश्चन जो आ सकता है वो है, एक तो कि सेक्शन 47 जो आपका है, यहाँ से, इसमें कहाँ पे मेजोरिटी रूल कहाँ मेंशन है, सेक्शन 47 में ये कहता है होल्डिंग इन इक्विटी शेयर्स
shall have a proper to vote. जो भी equity shares hold कर रहे हैं, they shall also have a proper right to vote in respect of such capital. जितना भी equity वो hold कर रहे हैं उतना उनका right बनता है किस चीज का, वोटिंग का, towards what, any decisions, कंपनी के कोई भी डिसीजन जो मीटिंग्स में लिए जाते हैं रेजोल्यूशंस के थ्रू, राइट. The members जो proper right to vote is recognized because the proper right of asset and the shareholders can also work it out as he thinks in shape consistent. तो मेजॉरिटी रूल जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था. ये इंग्लिश जजमेंट थी, यूके की थी. यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड करा कि जो भी मेजॉरिटी डिसीजन होगा वही अपर हैंड होगा, और जो कोर्ट होगी वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती. क्लियरली उसने कहा कि कोर्ट इन केसेस में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती. और जितने भी मेजॉरिटी लोगों ने उसका दिया है, अब इसमें क्या था कि 2 शेयर होल्डर्स थे. जैसे अगर हम रूल ऑफ मेजॉरिटी की बात करें, रूल ऑफ मेजॉरिटी, तो इसका सिंपल सिंपल सा मतलब होता है कि जो कंपनी है इज मैनेज्ड बाय मेजॉरिटी रूल. कंपनी की जब मैं मैनेज की बात कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, मैनेज के मतलब ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस कंपनी, राइट. उसके जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है. मान के चलो एक एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है. एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स 10% होल्ड करते हैं, ठीक है, कैपिटल, उसका ओनरशिप स्टेक. देन एक एबीसी है उसमें लिमिटेड, वो 15% कर रही है, ठीक है. देन उसमें 35% जो है हमारे, वो एक डीईएफ कंपनी होल्ड कर रही है, ठीक है. देन आपकी जो नेक्स्ट 30% है वो आपका जेकेएल कंपनी ले रही है, ठीक है. एंड देन आपका एक एमएनओ कंपनी है जो आपका रिमेनिंग 10% होल्ड करती है. तो इस तरीके से एक्स वाई जेड कंपनी के इस तरीके से होल्ड है. तो फाउंडर्स एक जगह हो गए और ये अलग हो गए, तो फाउंडर्स तो अलग हो गए, तो ये तो सिर्फ 10% का स्टेक होल्ड करते हैं, तो ये आपका सिंपल टर्म्स में माइनॉरिटी हो जाएंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट दीज, नाउ दीज alone hold 90% of the stake. 90% of the stakes are held by these 4 companies, and who in itself are the shareholders. तो ना ये जो है ये मेजॉरिटी रूल प्रिंसिपल होगा. मतलब कोई भी अगर आपको कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी पास करना होगा तो आपको इनकी तो माननी ही पड़ेगी. यू हैव टू टेक केयर कि ये इनकी जो वोटिंग राइट्स का इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, और आपको इनके ही इम्पोर्टेंस, इनके जो पास करे हुए रेजोल्यूशन इजीली पास होंगे, और कोर्ट 25 कर ही नहीं सकती. तो मतलब क्या कंक्लूजन निकाला है अब तक हमें, जितना भी मेजोरिटी रूल पढ़ा है, तो कंक्लूजन क्या निकला है रूल ऑफ मेजोरिटी का. तो सबसे पहला तो कंक्लूजन ये है कि पहली बात तो आप मान के चलो कि अगर एक बार रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो क्या होता है. सबसे पहली बात तो ये होता है कि वो बाइंडिंग होता है किन पे, ऑल दी मेंबर्स कौन से मेंबर्स, कंपनी के, ठीक है. मेंबर्स ऑफ द कंपनी पे बाइंड होगा, क्योंकि अब उनको उसी के अकॉर्डिंगली उस रेजोल्यूशन के जो पास होने पे ही काम करना पड़ेगा. फिर क्या है, नंबर 1 इसमें बात आती है कि कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं रहेगी. कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर, ठीक है. किस लिए इंटरफेयर नहीं करेगी, टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स नहीं प्रोटेक्ट करते, वो हम पढ़ेंगे कि ऐसे तो फिर माइनॉरिटी कभी भी उनकी नहीं मानी जाएगी. तो कैसे क्या होगा, तो माइनॉरिटी तब एंटर करेगी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के थ्रू, कि अगर कोई ऐसे काम हो रहे हैं जो मेजोरिटी जो पीपल हैं वो अपने पर्सनल गेन के लिए उन रेजोल्यूशंस को पास कर रहे हैं, तो उस केस में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर माइनॉरिटीज की सुनी जाएगी और ना कि मेजोरिटी की, ठीक है. दूसरा पार्ट है कि सिर्फ
कंपनी ही उस पर एक्शन ले सकती है, ओनली कंपनी कैन टेक एक्शन ऑन दैट। ठीक है। और तीसरी चीज बात को ये है समझने वाली कि इसमें केस लॉ वाला जो इम्पोर्टेंट है वो है फॉक्स वर्सेस हार्बोटर। ये मैंने आपको सारे ये पॉइंट्स बताए हैं। तो दीज आर दी वंस जो पूरा पूरा क्रक्स आपका रूल ऑफ मेजोरिटी का है। नाउ लेट्स गो बैक टू दी ओके। सो दिस इज मेजोरिटी रूल। इफ यू वांट टू रीड दिस, ये जो मैंने सारी जो पीपीटी है ये आपको मैंने पूरी आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इस केस में था क्या, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फॉक्स वर्सेस जो हार्बर का केस था, ये इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले बात तो इसमें दो शेयर होल्डर्स थे और ये माइनॉरिटी थे, दो ही शेयर होल्डर थे, बहुत ही कम इनके पास शेयर्स के ओनर स्टेक था। एक था फॉस और एक था टॉटन। ठीक है। अब क्या करा कि इन्होंने क्या करा, फॉक्स एंड टॉटन ने एक केस को फाइल कर दिया, फाइल्ड अ केस। ठीक है। किसके अगेंस्ट? डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स एंड सॉलिसिटर्स के अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल कर दिया, किसके? कंपनी के। ठीक है। एलिगेशंस क्या थे? पहली बात तो किस एलिगेशन पे उन्होंने फाइल करा ये केस? एलिगेशंस थे, एलिगेशन था नंबर 1 कि इलीगल ट्रांजैक्शन है, इलीगल ट्रांजैक्शन है, एंड उस इलीगल ट्रांजैक्शन से कंपनी को लॉस हो गया है, कंपनी। ठीक है, पहली बात हो गई है। और दूसरा क्या जो था इसमें लॉस, वो था दैट यहाँ पे जो बोर्ड था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जिन्होंने जिसमें ये पूरा रेजोल्यूशन मीटिंग चल रही थी, वो क्वालिफाइड नहीं था। ठीक है, वो क्वालिफाइड नहीं था। तो इसमें इन्होंने क्या करा, डैमेजेस क्लेम करे, डैमेजेस क्लेम करे, किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात तो क्लियरली कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया था यहाँ पे कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी रूल प्रिवेल करता है। ठीक है। और दूसरा, कंपनी इन इटसेल्फ, आप करेक्ट प्लेंटिफ नहीं है, आप यू आर नॉट द राइट प्लेंटिफ बिकॉज इन दिस केस कंपनी इज द राइट प्लेंटिफ, कंपनी लॉस हुआ है, आपका नहीं हुआ है। तो कंपनी, आप राइट राइट पोजिशन पे आप इस केस को फाइल करने की पोजीशन पे आप नहीं हैं, और हेंस उन्होंने उनकी जो प्लेंटिफ जो प्लेन थी वो खारिज कर दी थी। ठीक है। सिमिलर जो ये जो तो चलो आपका केस है जो हमारा यूके का केस है, तो इंडिया का भी सिमिलर केस आता है आपका, उसका नाम है शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड। और ये जो केस है आपका 1965 का केस है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, देयर वाज अ प्राइवेट कंपनी, और उस कंपनी के क्या थे, 3 शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, इसमें 3 शेयर होल्डर्स थे। सबसे पहला तो था पटिशनर। ठीक है, एक पटिशनर था और 2 रिस्पोंडेंट थे, इनके बीच में ही केस था। ठीक है। इशू था कि इक्वल प्रोपोर्शन पे शेयर को होल्ड करे थे। ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो पटिशनर जो थे, ये लोग इक्वल प्रोपोर्शन पे शेयर होल्ड करे थे, थोड़ा ही, सारा नहीं। और जो उन्होंने कहा था कि अगर कंपनी को बाकी शेयर्स कभी भी इशू करने होंगे तो वो इन्हीं को ही करेंगे।
इन्हीं 3 शेयर होल्डर्स को ही करेंगे, ठीक है, और किसी को नहीं करेंगे। बट कंपनी ने इनके बिना उसके, अब देखो, लेकिन एमओए में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं था, वो सिर्फ इनका वर्बली हुआ कि अगर आगे कोई शेयर्स आपको इशू करने हैं, और तो वो शेयर्स हमेशा आप इन्हीं लोगों को, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही आप देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर कंपनी को क्या हुआ कि थोड़ा सा और पैसा उठाना था कंपनी से, मार्केट से, तो उन्होंने 7 लाख के शेयर्स और उन्होंने इशू कर दिए। और वो लोन लेना था उनको, तो उसमें एक नए लोन के थ्रू उनका ये 7 लाख रुपीज का आया। तो क्वेश्चन इज कि उन्होंने नए लोगों को एंट्री दे दी, इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि इन्होंने गलत करा है, दैट इज समथिंग विच कैन नॉट बी डन। पहली बात तो उन्होंने फिर प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उनको लोन चाहिए था मास लेवल ऑफ लोगों से, तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी जो थी उसको पब्लिक से कन्वर्ट कर दिया। तो कोर्ट ने इसमें ये हुआ, ठीक है। तो मेजोरिटी जो शेयर होल्डर थे उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा, जो शेयर जो ऑफर करे जाएंगे वो आउटसाइडर्स को पास नहीं करे जाएंगे, एंड वो मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने ये करा, जो मतलब नए जो शेयर होल्डर्स आए उसके बाद, जो नए शेयर होल्डर्स आए उन्होंने, जो जिसमें 7 लाख वाले नए, तो ये मेजोरिटी थी क्योंकि इनके पास तो एनी वैसे 3 लाख के शेयर्स ही थे, ठीक है। तो नए शेयर होल्डर्स ने एक नया रेजोल्यूशन पास करा कि अब जो शेयर्स हैं कंपनी के वो बाहर लोगों को क्या कहते, दे वर अलॉटेड अकॉर्डिंगली ऑफ एंड दे विल बी ऑफर्ड टू द आउटसाइडर्स एज वेल। तो इस एलिगेशन को उन्होंने बोला कि मैलिफाइड इंटेंशन है, वोटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने ऐसा करा, सो दैट हम 3 शेयर होल्डर्स इसमें ना कुछ कर पाए, ठीक है। तो ये चीजें तो कोर्ट ने कहा कि ये जो है परफेक्टली जस्टिफाइड है। और किस ग्राउंड पे कहा, पहली बात तो आपके एमओए में कोई मेंशन नहीं था। अगर एमओए में मेंशन होता तब भी लोगों ने ऐसा करा होता, तो फिर अल्ट्रा वाइज के अकॉर्डिंगली आपका क्लेम सही था। बट यहाँ पे तो एमओए भी नहीं है, आपने वर्बली बोला है और फिर कह रहे हो कि इसका पालन होना चाहिए, तो कोर्ट ने उसको सीधा सीधा मना कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज वन थिंग, प्रिवेंशन, ठीक है। तो हमने ये 2 केसेस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। फॉक्स वर्सेस हार्बर्टल भी डिस्कस हो चुका है। एक बार मैं इसको इसमें से रीड करके हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इन दिस केस 2 शेयर होल्डर्स नेम फॉक्स एंड टर्टन, जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते थे, allege in the general meeting of a company that directors of the company have misapplied the property of the company and have defrauded, बट मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में ऐसा कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं ब्रिंग करा, कोई भी कंटेंशन। जो प्लेंटिफ थे उन्होंने क्या करा कि एक्शन उन्होंने कोर्ट में लेके चले गए, ठीक है, कि यही कि उन्होंने डिफ्रॉड करा है कंपनी को, नॉन डैट, ठीक है। तो एंड कंपनी चीट करा है, तो इनकी बातें मानी नहीं गई, कोर्ट ने नहीं सुना, बिकॉज उन्होंने बोला कि ये मेजोरिटी रूल प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट आपका आता है कि एक्सेप्शंस क्या है, जहाँ पे मेजोरिटी रूल में एक्सेप्शंस क्या होंगे। मेजोरिटी रूल के एक्सेप्शंस में नंबर 1 आता है अल्ट्रा वायर्स एक्ट। मतलब अगर मेजोरिटी कोई ऐसा एक्ट कर रही है जो एमओयू में मेंशन ही नहीं है, तो वो तो फिर अल्ट्रा वायर्स हो जाएगी, तो उसके लिए उनके लिए अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। द मेजोरिटी रूल अप्लाइज The majority rules applies only where the act is permissible as per the AO and MOA, like I said, right? दूसरी बात हो रही है कि but if any action was not within the ambit of AOA, अगर within the ambit of AOA नहीं है, and also it is wholly illegal as per the Companies Act, ठीक है, then even resolution of a majority cannot rectify such act. रेजोल्यूशन ऑफ द मेजोरिटी भी नहीं उसको रेक्टिफाई कर सकती। इसी वजह से केसेस ऑफ अल्ट्रा वाइज जो आए हैं, इंडिविजुअल शेयर कैन फाइल अ सूट टू प्रिवेंट कंपनी फ्रॉम सच इलीगल एक्टिविटीज। क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि एक्ट नीड्स स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो, जैसे मैंने आपको 2 रेजोल्यूशन बताए थे, एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बताया था और एक स्पेशल रेजोल्यूशन बताया था, ठीक है। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में आपका आता है कि जो भी आपको पास करना है वो 50% ऑफ द पीपल विल पास। स्पेशल रेजोल्यूशन में आपका 75% वोटिंग के साथ आपको पास करनी होगी, एंड इन सम केसेस इवन 95% पे भी चला जाता है। तो कुछ कुछ जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द रीच और बिल्कुल ही स्पेशल कुछ डिसीजंस रिगार्डिंग द कंपनी लेना होता है, तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से पास कराना होता है।
पहली बात तो ये, ठीक है। और ये वही है कि अगर उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन ही चाहिए, ना कि मेजॉरिटी मेंबर का पास करना, तो उस केस में अगर स्पेशल स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह मेजॉरिटी रेजोल्यूशन के थ्रू पास हुआ है, तो वो भी मेजॉरिटी में फॉल नहीं करेगा। There are certain acts that need approval from the Special Majority Act 3:4 of the total member of the company. The majority rule as evolved false arbiter के केस में, तो वहाँ पे रेस केस नहीं कर जाएगा, सिंपल डिफरेंस हुआ कि सिंपल मेजॉरिटी where it requires a special majority. So if an essential prerequisite of a special resolution is not considered, any individual member of the company can prevent the company from proceeding further on the basis of simple resolution. तीसरा जो पॉइंट होगा वो है फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी बाय दोज इन कंट्रोल। फ्रॉड किसने करा? माइनॉरिटीज ने करा। माइनॉरिटी पे फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड करा किसने है? मेजॉरिटी लोगों ने, ठीक है, जिनके पास ज्यादा पावर्स भी हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस डीलिंग विद दिस, मीनर मेनियर वर्सेस हॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे, इसको आप रेफर कर सकते हो। इसमें यही था जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर का काफी लॉस करा था, फ्रॉड हुआ था उनपे। तो यहाँ पे डिफेंडेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कंपनीज क्लेम while from company's claim himself while the process of winding of the company, वहां पे उसको अपने इसको बचाना था, उसने एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करा अपने एक्वेंटेंसेस पे, ऑफिस एक्वेंटेंसेस। सो प्लेंटिफ जो वहां पे उस टाइम पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर था, लीगल एक्शन लेके आता है और कोर्ट फाइंड आउट करता है कि हॉपर ने एक फ्रॉड कमिट करा है, एंड सो इवन सिंगल मेंबर कैन सू हिम। उसने जो लिक्विडेटर अपॉइंट कराया था, वो उसने अपनी जान पहचान का, आपका एक लॉ होता है, रूल होता है कि जो लिक्विडेटर होता है वो एक्वेंटेंस का नहीं होना चाहिए, यू शुड बी नॉट नोइंग हिम, पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे था, तो हेंस ये वन ऑफ द एक्सेप्शन फॉल करता है। नेक्स्ट आपका आता है वेयर पर्सनल राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड, जैसे दे आर सर्टेन राइट्स गिवन टू शेयर होल्डर्स जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना एक शेयर होल्ड करे हुए हैं। जैसे कुछ राइट्स आपको, जैसे कि शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग अटेंड करेंगे, डिविडेंड्स रिसीव करेंगे, ठीक है, और जितने भी एओएम एमओ में जो भी प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं उससे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इफ सच राइट टू वोट या वोट रिकॉर्डिंग, कास्ट वोट इन एन इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर इज इन्फ्रिंज, सब अगर इन्फ्रिंज कर दिए गए हैं, तो सिंगल डायरेक्ट शेयर होल्डर कैन चैलेंज इट कि मेरे जो बेसिक राइट्स, जो पावर्स मुझे थ्रू दी एमओ एन एओए दी गई है, मुझे वही फुलफिल नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है, and no majority approval is required here. So, for example, if a chairman during a meeting does not take in the vote of some members, while ought to be there, जिनका होना चाहिए, तो वो वाले जिनका नहीं लिया गया, वो उनका एक्शन ले सकते हैं। पांचवी चीज है कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे है आपका कि कोई बर्डन सम काम कंपनी के ऊपर डाल दिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है आपको ऑपरेशन। ये देखो, ऑपरेशन होता क्या है? ऑपरेशन क्या है? एक एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी और पावर ड्यूरिंग हेवी, क्रूएल एंड अनजस्ट मैन। इस तरीके से आपका अपनी पावर जो आपको दी गई है एज अ केएमपी, आप उसको बहुत ही अनजस्ट मैनर में उसको यूज कर रहे हो। इट मे बी आउटलाइंड एट एसोसिएट एक्ट और इंस्टेंस ऑफ ऑप्रेसिंग द स्टेट ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड and the feeling of being heavily burdened mentally, physically by troubles, adverse condition, anxiety. तो एक सुप्रीम कोर्ट का जो केस है ये डैलियन कैरेंटन इन्वेस्टमेंट वर्सेस पीके प्रथापन, इसमें हेल्प करता है कि इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी फॉर द सोल पर्पस ऑफ गेनिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ये पर्पस था, और इस पर्पस की वजह से कैपिटल इंक्रीज कर दिया, कंपनी को बर्डन सम कर दिया, वेयर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर इज रिड्यूस टू माइनॉरिटी। पर्पस ये था मेजॉरिटी जिससे कि माइनॉरिटी में आ जाए, और नए शेयर इशू कर दो तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में आ जाएंगे, वुड अमाउंट टू ऑपरेशन, वो ऑपरेशन हो जाएगा, एंड डायरेक्टर holds a fiduciary position and will not issue shares on his own. In such a case, oppressor would not give a chance to buy but the oppressed। ये ऑपरेशन हो गया।
मिसमैनेजमेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 लाख का 7 लाख का था और 7 मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द कैपिटल, ये एक आपका मिसमैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, फंड जो आपको आए कंपनी के लिए, उसमें जिस पर्पस के लिए वो यूज करना था आपने उस पर्पस के लिए उसे यूज नहीं करा। दिस विल आल्सो बी वन ऑफ द। तो ये कहता है कि इंडिया में लॉ वे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अवेलेबल ऑफ द कंपनीज एक्ट, कहाँ से 241 से 246 में ये अवेलेबल है आपको, राइट। ठीक है, 1956 जो एक्ट था हमारा, उसमें 2 सेक्शन थे जहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट का जिक्र था, बट आप सारे के सारे क्लब कर दिए गए हैं। ठीक है, 2013 के एक्ट में। सो द डिफिनेशन ऑफ दिस टर्म नॉट प्रोवाइड बाय एनी स्टैट्यूट, बट इसका जो मीनिंग है वो हम जजमेंट से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया इस वाले केस में। डायलेट कैरेंटन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस पीके प्रतापन के केस में आप ले सकते हो, या फिर एग्जाम में भी आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ये भी जो प्रिंसिपल था, ये रूल ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल में तो दिया गया था। इसमें क्या था प्रिंसिपल, दैट द विल ऑफ द मेजॉरिटी शुड प्रिवेल ओवर द विल ऑफ द माइनॉरिटी, यही तो है मेजॉरिटी रूल। एंड इन द मैटर्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज फाउंडेड इन द केस ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल व्हिच वाज नॉट टुडेज रूल ऑफ फॉस। प्रिंसिपल में यह कोर्ट शुड नॉट इंटरवीन इन द इंस्टेंस ऑफ द शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर्स है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, किस चीज में, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज डायरेक्ट सो लॉन्ग एज दे आर एक्टिंग विद द पावर्स। विद द पावर्स मतलब अल्ट्रावाइज नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जो अल्ट्रावाइज मतलब जो एओए या एमओए में उसके अंदर ही है, सीमित है, तो वो कर सकते हैं। इन नटशेल द कंपनी कैन नॉट कन्फर्म एनी एक्ट विच इज अल्ट्रावाइज। कोई भी ऐसा एक्ट को आप कंफर्म नहीं कर सकते, असेंट नहीं दे सकते जो अल्ट्रावाइज है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एनी एक्ट विच इज फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी, एनी एक्ट पास्ड विद सिंपल मेजोरिटी विच रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी चाहिए था बट आपने उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना था बट आपने उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करा दिया, इधर वो भी फ्रॉड हो गया। एनी रॉन्ग एक्ट डन बाय दोज हु आर इन कंट्रोल, एनी एक्ट इन्फ्रिंजेस द पर्सनल मेंबरशिप राइट, any act which amounts to breach of duty by directors, any act which amounts to operation of minority or mismanagement of the company। ये सारा, ये जो चीजें हैं जब तक ये नहीं होंगी बाकी तो अल्ट्रावाइज कराई जाएंगी इनके अलावा। अब एक चीज है कि अगर हमें रूल ऑफ वो पढ़ना है आपको, माइनॉरिटी प्रिंसिपल, क्या था इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, राइट, ये वाला कॉन्सेप्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रोटेक्शन है, नंबर 1 तो पहले प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, तो उनको राइट करें, अगर ये चीज है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स स्टिल दे विल बी गिवन पावर कि अपना राइट क्लेम कर सकें, पहली बात तो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन में सेक्शन 397 का क्लॉज 1 और 397 का क्लॉज 2, 1 कहता है दैट एनी मेंबर of the company who complains that the affairs of the company are being conducted in a manner which is prejudicial to the public interest, prejudicial है कंपनी इंटरेस्ट पे, और it is oppressive to any member of or members may apply to the tribunal for order thus to protect his or her statutory rights। अपना वो कर सकता है, तो मैंने वो सिंगल मेंबर भी सू कर सकता बताया था। एंड 397 का जो आपका क्लॉज 2 है, कहता है कि इफ इट इज of the opinion that if the company's affairs are handled in a manner prejudicial to the public interest or in a manner oppressive to any member or members, तब भी पब्लिक इंटरेस्ट सबका मीचे यहाँ पे है, या फिर इस कंपनी के मेंबर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको इशू आ रहा है, टू वाइंड अप द कंपनी दैट वुड बी अनफेयर टू इट्स मेंबर्स, इससे सब वाइंड अप करो, वाइंड अप करना नहीं चाहिए क्योंकि मेंबर्स पे अनफेयर हो जाएगा, but that otherwise the facts would justify the making of a winding up order on the ground that it was just and equitable that the company should be wound. Okay. So to tabble with this view of all the matters that were complained to them may then afterwards give their final decisions as they may deem fit. तो ये prevention of operation and mismanagement।
अब इसमें पॉइंट नेक्स्ट है कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहली बात तो सारा का सारा दो सेक्शंस है, 297 298, और 299 में भी इसकी मेंशनिंग है। मेंबर्स क्या इनके पास राइट होता है कंपनीज के, जहाँ पे wherever company is with the share capital any person, the application should be signed by a minimum of 100 members of the company, or by the 10th of the total range of the members, whichever is smaller amount, or by any members holding a 10th of issued share capital of the company, वो करते हैं। क्लियर? यही लोग सारे इस पर्टिकुलर मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं एप्लीकेशन? कौन साइन करेगा? मिस इन चीज़ों की मिनिमम ऑफ 100 मेंबर्स होने चाहिए ऑफ द कंपनी, या तो ये है, या तो 1/10 द टोटल रेंज ऑफ द मेंबर। अब इन दोनों में से दोनों ही हैं, तो जो भी लेस है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्मॉलर अमाउंट, और फिर बाय एनी मेंबर 10th ऑफ द इशूड शेयर जो होल्ड करते हो। ऑपरेशन में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका है वेज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। क्या है, किस तरीके से उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सकता है? नाउ जो हमारा सेक्शन आर्टिकल, हमारा जो कंपनीज एक्ट है, ये बहुत सारे सिचुएशंस को डील करता है जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स के बारे में बात होती है और उसको प्रोटेक्ट करा जा रहा है। और व्हाट कैसे? नंबर वन, जैसे यूज ऑफ वाइंडिंग अप एक्शन टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी। कोई कंपनी का ऐसा कुछ चीज चल रहा है तो कंपनी वाइंड अप कर दी जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को उनके पैसे मिल जाए। A minority shareholder can file a petition before the court to wind up the company if it is just and equitable to do so. दूसरा क्या है? They're protecting minority shareholders under crowdfunding. Now, this measure involves drafting new article AOA and MOA and shareholders agreement. ये सारा for a particular person with the motive to attract a number of small minority investors via crowdfunding. तो ये भी इस तरह से भी आप प्रोटेक्शन कर सकते हो। अब जैसे डिविडेंड जो आपको माइनॉरिटी से करना है तो उसमें डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दो पेमेंट से रिलेटेड। नाउ वेयर द मेजॉरिटी होल्डर शेयरहोल्डर थॉट दे कुड फोर्स द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर टू सेल देयर शेयर्स बाय नॉट पेइंग अ डिविडेंड। उनको डिविडेंड पे नहीं करके बोलेंगे जिससे वो शेयर कर दे, शेयर्स अपने सेल कर दे। तो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर इन सच केसेस कैन कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ डिविडेंड। वो कंप्लेन कर सकते हैं कि उनको डिविडेंड नहीं दिया जा रहा, एंड इफ द कंपनी हैज सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स टू पे द, अगर है कंपनी के पास तो इस कंप्लेन को वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट dilution of shares of a minority shareholder. Now, unless the article of association of a company has disapplied a shareholder's right of first refusal, इसको प्रीएम्पशन बोलते हैं। प्रीएम्प्टिव राइट होता है ना, पहले जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पहले शेयर अगर आपको बेचने हैं तो उनको इशू करो। तो अब कोई नया शेयर आएगा दैट जो इशू करेंगे, पहले तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप दोगे इन सच प्रोपोर्शन जितना भी आपका कंपनी में एमओए में मेंशन करा होगा उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन तो चार आपका हमने ये पढ़ा है कि यूज ऑफ वाइंडिंग अप एक्शन ले सकते हैं, क्राउड फंडिंग ले सकते हैं, डिविडेंड नहीं मिलने पे कंप्लेन कर सकते हैं, और क्या है, डायल्यूजन ऑफ शेयर भी कर सकते हैं। डायल्यूजन ऑफ शेयर से मतलब कि पहले अगर कोई नया शेयर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इशू कर रहे हो, तो पहले उनका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट होगा दैट दे शुड बी बाइंग दैट। द नेक्स्ट इज जुडिशियल इंटरवेंशन। अब जुडिशियल इंटरवेंशन में क्या है, मतलब सबसे पहली बात तो हमारे पास नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, तो ये एनसीएलटी सारे मैटर्स देखती है। द ट्राइब्यूनल इज द स्पेशल एजुडिकेटरी बॉडी सेट अप अंडर द कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज रूल्स। स्पेशल बनी जो सारी कंपनी मैटर्स देखती है। तो फिर एक तो आपका यहाँ पे एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और दूसरा आपका एनसीएलएटी है विच इज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो इन ऑर्डर टू गेट एफिशिएंट एंड इमीडिएट रिलीफ ना, सेक्शन 242 जो है इसी पावर ऑफ ट्राइब्यूनल को दी गई है। कौन सी केस में? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केस में ये एनसीएलटी को पावर्स दी गई है। और क्या है? प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए भी। कोई भी जो ऑर्डर पास करते हैं उनको अवार्ड बोलते हैं, बिकॉज ये ट्राइब्यूनल है, हमें पता है ट्राइब्यूनल के अवार्ड्स को, के ऑर्डर्स को अवार्ड्स बोलते हैं। तो अवार्ड जो भी एनसीएलटी पास करता है ये अपील करी जा सकती है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल में, जो मैंने आपको बताया। और जो प्रोसीजर है इससे रिलेटेड
राइट टू अपील का, ये हमारा 421 में कंपनीज एक्ट का दिया है। तो इस तरीके से भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्शन मिल सकती है। लैंडमार्क केसेस हैं, देयर आर 2 लैंडमार्क केसेस हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट। देखो इसमें क्या होता है कि जो साइरस मिस्ट्री था, आपको याद होगा, तो टाटा ने इसको अपना डायरेक्टर बना लिया था। फिर बाद में उसने साइरस मिस्ट्री को डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया था, उसको अपना काम नहीं करने दे रहा था। तो अगर ये भी एक चीज है कि इफ यू आर नॉट लेटिंग द पर्सन डू हिज और हर वर्क, तो अब नहीं करने दे रहे, तो ये भी वन ऑफ द मिसमैनेजमेंट में आ जाएगा। तो टाटा जो साइरस मिस्ट्री था, उसने इसी बेसिस पे इस केस को डाला था। रिमूवल फ्रॉम दी, जैसे मेड द इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन दी कि क्या कहलाएगा कि मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन की डेफिनेशन में आएगा। वैसे रिमूवल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ डायरेक्टरशिप, तो इसमें कर दिया था ना इसको साइरस मिस्ट्री को, इज नॉट सफिशिएंट टू मेक आउट अ केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये था। एन एनसीटी कैन डिसमिस सच कंप्लेंट। दूसरा था कि वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अपॉन फाइंडिंग ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट can only take place when there is a justifiable lack of confidence in the conduct and management of the company's affair. A mere lack of confidence between majority and minority shareholders is sufficient नहीं होगा कि उनके बीच में लड़ाई चल रही है तो बस वाइंडिंग अप कर दो, नहीं। सेक्शन 241 और 242 ट्राइब्यूनल्स पावर को रीइंस्टेटमेंट पावर नहीं देते हैं ट्राइब्यूनल्स को। और लास्ट बोला कि कोर्ट विल डिसाइडिंग वाइल डिसाइडिंग अ केस 241 के अंडर कैन ओनली लुक एट पास्ट कंडक्ट के बारे में देख सकता है, और कंडक्ट विच इज गोइंग ऑन एंड एप्रीहेंशन ऑफ फ्यूचर मिसकंडक्ट हो सकता है अराइजिंग आउट ऑफ द आर्टिकल कैन नॉट लुक, मतलब कोई आने वाला पुराना, मतलब कि बेसिकली जो एनसीएलटी है एनसीएलएटी है, ये कोई पास्ट कोई मिसकंडक्ट मिस ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट, इन पे ही वो मैटर को एंटरटेन कर सकती है, ना कि आने वाले कोई मिसकॉन्डक्ट से। ये सारा हेल्ड हुआ था इसमें। नेक्स्ट हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली जिम खाना क्लब। तो ये भी एक केस है हमारा दिल्ली जिम खाना क्लब का। द पिटिशन फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाज फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही फाइल किया था, पिटिशनर था 241(2) में। एपेलेंट ट्राइब्यूनल ने स्कोप ऑफ 241 डिस्कस करा और ये ऑब्जर्वेशंस करी 3। पहला, that when the central government files a complaint under 241, it is required to record its opinion, central government, as regard to affair of the company being conducted in the manner prejudicial। उसको अपने रीजंस करने पड़ेंगे कि क्यों ऐसा वो फाइलिंग कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फाइलिंग के टाइम पे वो रीजनिंग भी देनी पड़ेगी, ठीक है। देन दी tribunal cannot review sufficiency or otherwise of material based on which the गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड इट्स ओपिनियन। तो उसको रिव्यू नहीं कर सकती मटेरियल्स को। मोर सो कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं दिख रही है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसको वापस से रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। जो भी मटेरियल एविडेंसेस के बेसिस पे उसने अपना कंप्लेंट डाली है ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है। पॉइंट इज इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है। फिर है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट का फेज है, ये इतना आप हर जगह पे इसको नहीं कर सकते। हर जगह पब्लिक इंटरेस्ट नहीं डाल सकते। इट वुड सफाइस इफ राइट, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक वेलफेयर, हेल्थ, सेफ्टी ऑफ इवन अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ऑल दी सिटीजन्स उसमें आए, मतलब छोटा सा सेक्शन भी उसमें आ रहा है, और छोटा सेक्शन भी अगर उन ऑपरेशंस और मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की वजह से सफर कर रहा है, तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। जैसे कि कैंडिडेट सिंगिंग मेंबरशिप ऑफ द कैटेगरी ऑफ कॉमन सिटीजन और अफेक्टेड नॉट इन द, तो छोटी सेक्शन भी आ सकता है। तो with this we have completed my majority rule principle and protection of minority rules and few case laws as well we have mentioned। जो case laws हैं ये आपको करने की मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें case laws काफ़ी आते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा case laws इसमें इंक्लूड करे हैं। It's very important that you do this। Okay, so ये जो notes हैं ये मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप इस लेक्चर को रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं वापस से, और कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑब्वियसली ask me। Like I told you, you can call this number, you can email us on this,
एंड अपने नोट्स और इस लेक्चर को वापस से सुनना है सेशन को, तो आप इस वाली साइट पे भी जा सकते हैं. So that's it for today. For tomorrow, we will start with the session 6.